देहरादून में सीएम धामी का लोक कलाकारों के लिए तोहफा, लोक कलाकारों का दुर्घटना बीमा की घोषणा, लोक कलाकारों में खुशी की लहर। सीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल, देहरादून में बीजेपी ने जश्न की तैयारी की। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार। देहरादून में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत, छात्रों को पीएचडी की उपाधि की प्रदान ने किया, गडकरी को मिली डॉक्टरेट की उपाधि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक कलाकारों का दुर्घटना बीमा यानी कि इंश्योरेंस देने की घोषणा की और साथ ही आपको बता दें कि संस्कृत विभाग के सांस्कृतिक दलों का कार्यक्रम आवंटन एवं भुगतान संस्कृत निदेशालय से किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि लोक संस्कृत को बढ़ावा देने वाले हमारे संस्कृत कर्मी हमारी परंपरागत लोक संस्कृत, लोक संगीत एवं लोक कला को पहचान दिलाने का कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार सांस्कृतिक दलों से जुड़ा कलाकारों को हित में निरंतर कार्य कर रही है। लोक कलाकारों को दुर्घटना बीमा देने की घोषणा की है और लोक कलाकारों के लिए जाहिर सी बात है ये खुशी की खबर, जहां पर सीएम का जो है लोक कलाकारों के लिए तोहफे के रूप में अब उनको दुर्घटना बीमा की घोषणा की गई है। यानी इंश्योरेंस की बात यहां पर सरकार की तरफ से की गई है, घोषणा की गई है। लोक कलाकारों को बीमा के रूप में, ये दुर्घटना बीमा के रूप में घोषणा की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बीजेपी 11 साल बेमिसाल के साथ 11 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी जश्न मना रही है, जबकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बीजेपी के सरकार में आई है। इसके बाद भी बीजेपी न जाने किस बात की खुशी मना रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। न जाने कांग्रेस के पास में ऐसी कौन सी मशीन है जो कि कांग्रेस को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी ने काम नहीं किया होता तो आज देश के अंदर तीसरी बार सरकार नहीं बनी होती। कांग्रेस को आदत सी पड़ गई है झूठ बोलने की। ऐसी कौन सी मशीन कांग्रेस के पास है इतना बड़ा झूठ बोलने की कि वो हर बार कोई ना किसी बात पर झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने काम न किया होता तो आज देश के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनी है और उत्तराखंड से में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस को देखना चाहिए। और जनता ने बार बार कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। कांग्रेस ने जितने भी संस्थान बनाने का काम किया था उनको आज 3 गुना करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तमाम पूरे देश के अंदर जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से इस देश को आर्थिकी से भी और मजबूत किया जा रहा है, आज कांग्रेस को मुझे लगता है कुछ दिखाई नहीं देता। आज अगर हम देहरादून से दिल्ली तक रास्ते की बात करें तो हमें 6 से 7 घंटे लगा करते थे, आज हम 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये जो है सफलता है, ये विकास है। देखिए, समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जश्न किस बात का मना रही है। इन 11 सालों में कौन सी ऐसी उपलब्धि हुई है जिसका जश्न मनाया जा रहा है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी दर रही है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में रही है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि गलवान घाटी में किस तरीके से चाइना ने हमारे जवानों को शहीद करने का कार्य किया और हमारी जमीन को जो है कब्जा करने का कार्य किया? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि पुलवामा में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए और आज तक उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पाई, इस बात का जश्न मना रहे हैं? यहाँ पे इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पहलगाम में 26 जो सेनानी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बावजूद हमारी सेना ने जब आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है मंत्री और उन्होंने मुखबरी करके हमारे जवानों को जो है मौत के घाट उतारने का कार्य किया। किस बात
बात का जो है जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से जिनको फांसी की सजा होनी थी उनको सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई, इस बात का जश्न मना रहे हैं। महिला असुरक्षित है, इस बात का जश्न मनाएगी भाजपा। महंगाई चरम पर है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, इस बात का जश्न मना रही है। नौजवान जो है बेरोजगार है, आज भी सचिवालय पे प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर संकट गहरा गया है। राजभवन में पंचायतों में प्रशासकों की पुनरीक्षित संबंधी अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी गई है, जिससे 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें खाली रह गई हैं। इनमें 7,478 ग्राम पंचायतें, 2,941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिला पंचायतें शामिल हैं। और अब सरकार के पास विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर संशोधन करने का विकल्प बचा हुआ है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं करा पा रही है, चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। इस स्थिति में राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है। देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में पहले ही एक स्थिति साफ हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पंचायत चुनाव समय पे करवाएंगे। और अभी जो पीछे और समय मांगा गया उसमें जिस अध्यादेश भेजा गया था, अध्यादेश वापस आया है और इसलिए पंचायत चुनाव मुझे लग रहा है कि 15 जुलाई से पहले कर दिए जाएंगे। ये मुझे विश्वास है, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही चिंतन है। प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में पंचायतों के चुनाव भी समय पर नहीं करवा पा रही है। पंचायतें अभी प्रशासकों के सहारे चल रही थी, अब जब चुनाव हो जाने चाहिए थे फिर एक बार मुझे लगता है कि प्रशासकों के हवाले पंचायतें की जाएंगी, क्योंकि सरकार चुनाव को लेकर के बड़े बड़े दावे जरूर कर रही थी, लेकिन राजभवन ने बहुप्रतीक्षित फाइल वापस लौटा दी है, क्योंकि सरकार ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। तो लोकतंत्र में अगर पंचायतों के चुनाव भी सरकार समय पे नहीं करवा पा रही है, फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार लोकतंत्र को लेकर के, पंचायतों के चुनाव को लेकर के कितनी गंभीर है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि निकायों के चुनाव भी सरकार बार बार टाल रही थी। माननीय हाई कोर्ट की कई बार फटकार के बाद, विपक्ष के बड़े दबाव के बाद निकायों के चुनाव बहुत विलंब से हो पाए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हल्द्वानी में जय हिंद रैली का आयोजन किया और इस रैली में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेने के लिए पहुंचे। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस में नेताओं ने 2027 में कांग्रेस सत्ता में आने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी और पहाड़ी उत्पादों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने से कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लिहाजा अगर राजनीति में अपनी मजबूती से दर्ज करानी है तो जनहित में जुड़े मुद्दों को लेकर जुटना होगा। मुकाबला करने की जरूरत है और वो तभी होगा जब हम सड़क पर निकलेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम बंद हॉलों में बैठ करके बयान दे दें, हम सोशल मीडिया पे कुछ डाल दें, मन की बात, तन की बात, काफल की बात या हिसालों की बात, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सड़क में निकल करके संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, मैं कभी भी किन्हीं व्यक्तिगत मामलों में और व्यक्तिगत टिप्पणियों पे मैं टिप्पणी नहीं करता। कुल मिलाकर के जो हमारी जय हिंद रैली थी वो सफल रही। अब नेताओं का आपस में छोटा मोटा जो मतभेद है, ये मैं इस बात को निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूं कि सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। अंकिता हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट ने 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इस फैसले से विपक्ष नाराज नजर आ रहा है और लगातार बयानबाजी कर रहा है। बता दें आपको कि वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस मामले को बहुत ही संवेदनशील बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर भावनाओं की बात करें तो वे खुद चाहते थे कि आरोपियों की फांसी की सजा मिले, लेकिन कोर्ट फैसला सबूतों और कानून के आधार पर लेता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ईमानदारी से काम करना चाहती है तो उसके पास अच्छे वकील हैं, वे कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं। इसी के साथ चमोली ने कहा कि अब राजनीति करने के बजाय सभी को कानून पर भरोसा रखना चाहिए।
अंकिता केस में उम्र कैद को लेकर ये जो उन्होंने बात रखी। संवेदनशील मुद्दा है, बहुचर्चित भी रहा है और हमारी बेटियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें भाव प्रदान भी है तो कुछ तथ्यात्मक भी चीजें होंगी। जहां तक भावनाओं का प्रश्न है तो मैं स्वयं चाहता था इसमें फांसी की सजा हो, उससे नीचे सजा कहीं भी हमको संतोष नहीं दे सकती, ये होना चाहिए। लेकिन कानून जब निर्णय लेता है तो वो उसके अपने निर्णय लेने के तौर तरीके हैं, वो साक्ष्यों के आधार पर लेता है। और जिस प्रकार का पूरा विषय रहा है तो सरकार ने एसआईटी गठित की थी। एसआईटी के बाद तीनों लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार होने के बाद बहुत लंबे समय तक 2.5 साल तक लगभग पूरा ये प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद ये निर्णय आया है। अब इसमें 2 विषय ऐसे रह गए जिस पर कि लोग चर्चा करते हैं। पहला विषय तो जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरा अपना मन है और मैं कहता हूं मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसमें कम से कम फांसी होनी चाहिए। ये मेरा मन है, ये मेरा भाव है। वो भी गलत था, न्यायालय में सुनवाई 2.5 साल। देहरादून में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और आपको बता दें कि जिसके बाद छात्रों को पीएचडी की उपाधि और डिग्रियां प्रदान की गई। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी दीक्षांत समारोह में डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुमति किया। ये जो आप पार्किंग करना चाहते हैं थराली विकासखंड सभागार में अपार जिला अधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि अध्यक्षता में जो है जिला स्तरीय तहसील का जो दिवस का आयोजन है वह तहसील दिवस के मौके पर उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट जो है, तहसीलदार अक्षय पंकज, थानाध्यक्ष पंकज कुमार समेत लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं तहसील दिवस पर सड़क स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्या के साथ ही बिजली पानी के मुद्दे भी खूब छाए रहे। फिलहाल तहसील दिवस पर फरियादियों की कुल 41 शिकायतें मिली, जिसमें कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिए। एनपीसीसी मामला है, उसमें भी उन्होंने कहा है लिस्ट इसको ठीक कर ले। इसको ऐसे कुछ स्थायी मामला है और बारिश आ रही है, मध्य रखते हुए नालियाँ बंद है, लाइटें गड़बड़ है, ठीक कराने कहा गया है पंचायत से। और जो जिस विभाग की रोड है, मान लीजिए रोड है, एनपीसी रोड है या फिर निशाई रोड है, उनको कहा गया है कि उधर खटीमा तहसील सभागार में ऊधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि इसी के साथ इस मौके पर कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील दिवस के कुल 91 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 43 का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। बाकी शिकायतों के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी भदौरिया ने कहा कि सभी शिकायतों का समय पर समाधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की समस्याओं को हल करना और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी क्षेत्र में जाकर जनता की बात सुने और समाधान करें। यहाँ पे 91 शिकायतें आई, इसमें से कई का मौके पर निस्तारण किया गया। 1 हफ्ते में जो निस्तारित हो सकती है मौके पे जाकर उनको निस्तारण करने के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए। एसडीएम सभी शिकायतों को खुद ही मौका मुआयना करेंगे और जो शिकायतें शासन से संदर्भित हैं या मार्ग के संबंध में है, वहां पे धनराशि की व्यवस्था अगर जिले स्तर से हो सकती है। केंद्र सरकार 6 जून को उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। दरअसल आपको बता दें कि इस पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पंजीयन अनिवार्य होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे।
उम्मीद पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, करबला जैसी संपत्तियों का ऑनलाइन प्रबंधन किया जाएगा। संशोधन बिल के तहत वक्फ बोर्ड के संरचना में बदलाव और वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण जिला कलेक्टर करेंगे। इसके अलावा वक्फ के तौर पर चिन्हित सरकारी संपत्तियों स्वामित्व निर्धारित करने का प्रावधान भी किया गया है। नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद जिस तरह से मोदी सरकार लेकर आई है, अब उसके एक कदम और आगे बढ़ते हुए 6 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू उस पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें सारी संपत्तियों को वक्फ की ऑनलाइन किया जाएगा। अब सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और मैं ये कह सकता हूं कि 6 तारीख के बाद तमाम जितने भी उत्तराखंड में वक्फ से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, जो संपत्तियां हैं, करबला, उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित करने के बाद कुछ आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। बता दें कि मयूर दीक्षित को हरिद्वार का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जो कि पहले टिहरी के डीएम थे। उनकी जगह नितिका खंडेलवाल को टिहरी का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। हरिद्वार जमीन घोटाले पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईएएस और 1 पीसीएस समेत 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमारा स्पष्ट मत है, हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है और किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमने 100 से ज्यादा नकल के मामले में भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त किया और नकल माफियाओं को जेल में सलाखों के पीछे भेजा है। साथ ही आपको बता दें कि घोटाले जैसों की संज्ञा में आया तत्काल हमने जांच बैठाई और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक खातों को सीज किया गया और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस के द्वारा हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम में जमीन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की है। धामी ने 2 आईएएस और 1 जमे अधिकारी समेत अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 10 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद सचिव रणवीर सिंह चौहान ने प्रारंभिक जांच की। 29 मई को रिपोर्ट शासन को सौंपी। जांच के रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस से काम कर रही है और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर कार्रवाई की है।
बिल्कुल ऐसा नहीं है। धामी की सरकार है। धामी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत में, और इसीलिए ये रिजल्ट रुझान आ रहे हैं धीरे धीरे। जो इस घोटाले में लिप्त हैं उनको सस्पेंड किया गया है, और मुझे लगता है कि जो और भी कहीं पे अगर आंच आएगी तो उनको बचा नहीं जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और धामी जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये आज नतीजा भी आ भी गया। हरिद्वार में नगर निगम की भूमि की जिस तरीके से बंदरबाट हुई, जांच में तमाम अधिकारी दोषी पाए गए और जांच अधिकारी ने जांच की संस्तुति की थी। आज विपक्ष के दबाव में जो है कार्रवाई जरूर हुई है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय धरना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहां पर आयोजित हो रहा था। लगातार हम भूमि घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। भूमि घोटालेबाजों के हौसले बुलंद हैं। अगर आईएएस अधिकारी जो है इस प्रकार के मामलों में सम्मिलित होंगे तो कौन प्रदेश की जो है भूमि की रक्षा करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। राजधानी देहरादून में भी इसी प्रकार के भूमि घोटाले सामने आए थे, कार्रवाई की मांग उठी थी, लेकिन आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हल्द्वानी में स्वर्णकार दंपत्ति को धमकी देने का मामला सामने आया है। दंपत्ति का आरोप है कि एक स्वर्ण व्यवसायी उनसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है और जो है रुपए नहीं देने पर उन्हें जेल में डालने की धमकी दे रहा है। स्वर्ण व्यवसायी पर आरोप है कि वह दंपत्ति पर दबाव बना रहा है और उनके घर पर अपने मुंशी को भेजकर परेशान कर रहा है। स्वर्ण व्यवसायी के खिलाफ दंपत्ति ने कोतवाली में तहरीर दी है। हल्द्वानी के सीईओ नितिन लोहनी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है और दूसरे पक्ष से भी शिकायत मिलने पर मामले में जांच की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। दंपत्ति ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। स्वर्ण व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील के साथ साथ दंपत्ति का कहना है कि स्वर्ण व्यवसायी की धमकी से वे परेशान हैं और उन्हें न्याय चाहिए। ये मामला है स्वर्णिका ज्वेलर्स रुद्रपुर में, जो है रुद्रपुर में, हल्द्वानी में, खटिया में, पर ये मैटर है हल्द्वानी का। क्या परेशान करना चाह रहा है आपको? वो कह रहा है मेरा हिसाब है 50 लाख का, जो कि मेरे पास है नहीं वो हिसाब उसका। जो सारा लेन देन होता है हमारा व्हाट्सएप होता है सारा लेन देन, और मैं उनका काम करता हूँ, कारीगर हूँ। तो किस तरह उनके घर में, उनके यहाँ काम नहीं करता, मैं अपने घर में काम करता हूँ। क्या उत्पीड़न कर रहे हैं आपका? वो परेशान कर रहा है उनका जीएम जो है तरुण जैन। कोतवाली आने का बस एक ही रीजन है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड को बेमतलब में टॉर्चर किया जा रहा है, उनको अरेस्टिंग की और टॉर्चरिंग की और प्रॉपर्टी लेने की उनसे क्या कहते हैं उनको धमकाया जा रहा है। उनका जो ओनर है नागेंद्र भट्ट, उनका जो जीएम है स्टोर का तरुण जैन, और उनके जो अकाउंटेंट है राकेश विश्वास, ये सब मिलके हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए मेरे पास 2 कंप्लेनेंट आए हैं अभी, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि इसमें कुछ 420 संबंधी मामला है, तो 420 के मामले में कल ही उन्होंने कंप्लेंट दी रात में, तो उसमें भी जांच तलब है वो चीज़। तो जब तक कोई जांच के बाद कोई डेफिनेटिव ओपिनियन नहीं आता जांच करता अधिकारी का, तो उस पर भी कहना जल्दबाजी होगी। देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में 2 दिव्यांग बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण का जो है सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल महिला का आरोप है कि स्कूल का केयरटेकर सोनू बच्चों को लोहे की रॉड से पीटता था, सिगरेट से जलाता था और यह बात बच्चों ने अकेले में मां को बताई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल परिसर में सीसीटीवी का डीवीआर जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। स्कूल का छापेमारी की गई है। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। बिना अनुमति संचालित हो रहे स्कूल को बंद करवा दिया गया है। वादिनी निवासी पटेल नगर के द्वारा थाना पटेल नगर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि उनके 2 नाबालिग दिव्यांग बच्चे हैं जो कि बंजारावाला स्थित स्कूल में अध्ययनरत थे, और वहां का जो केयर टेकर था उनके द्वारा उनके बच्चों का जो है लैंगिक उत्पीड़न किया गया और साथ ही साथ मारपीट भी की गई। इस तहरीर के आधार पर पटेल नगर पुलिस के द्वारा बीएनएस एवं पॉक्सो की संशोधन धाराओं के अंदर अपराध पंजीकृत किया गया। घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घटना के अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए मौका वारदात से डीवीआर एवं सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया गया। साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। उनके द्वारा ट्रांसलेटर की मदद से बच्चों के बयान अंकित किए गए। पौड़ी जिले के इकेश्वर ब्लॉक के
सिरोली गांव में गुलदार का डर लगातार बना हुआ है। हाल ही में एक 55 साल के आदमी पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वह आदमी जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था, तभी छुपे हुए गुलदार ने उस पर झपट्टा मारा। इस घटना के बाद में गांव में लोगों में डर फैल गया है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची, उन्होंने पिंजरा लगाया, कैमरे लगाए और गुलदार को पकड़ने की कोशिश की। गुलदार को मारने की अनुमति भी मांगी गई। मरने वाले के परिवार को मुआवजे देने की प्रक्रिया चल रही है। गांव के लोगों ने विभाग से सख्त कदम उठाने की मांग की है। किरकू से पूर्ण सिंह जी अपने घर सिरोली की तरफ वापस जा रहे थे और पूर्ण सिंह जी सिरोली मुंडियाप ग्राम सभा के अंतर्गत पड़ता है और अचानक ही रास्ते में बाघ ने उन पर हमला कर दिया और जानलेवा हमला, जिनकी की मृत्यु हो चुकी है और बॉडी का तहस नहस कर रखा है, सिर अलग, धड़ अलग और शरीर अलग कर रखा है। तो बहुत ही दुखद है। और लगातार एकेश्वर विकास खंड के अंतर्गत जिस प्रकार से अभी विगत दिनों पहले ईड़ा तल्ला में भी बाघ ने एक महिला पर एक पुरुष पर हमला किया था और इससे पहले भी बाघ ने जिस प्रकार से पिछले महीने में विकास खंड से अपने कामकाज करने के लिए कई बच्चे युवा जा रखे थे अपने काम करवाने के लिए और वो बाइक से वापस आ रहे थे, उन पे भी हमला किया और वहाँ बाल बच्चे आई थी। उसके तहत पता चला है कि ग्राम सिरोली एकेश्वर ब्लॉक में जो है एक वृद्ध को जंगली जानवर द्वारा अटैक किया गया है। मौके पर जब वन विभाग की टीम पहुंची तो उसमें पता चला कि जो है ये घटना लगभग कल रात की है, जब रात के समय ये व्यक्ति जो है जंगल के बीच से अपने गांव की तरफ जा रहे थे और उस समय जो है गुलदार ने उनके ऊपर अटैक किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जो है तुरंत मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है। पिंजरे लगाने की कार्रवाई हो, कैमरा ट्रैप्स लगाने की कार्रवाई हो और जो ट्रैंकुलाइजिंग की कार्रवाई हो वो हमारी गतिमान है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला